नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रियाएं। क्रियाएं के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे काल, वाच्य, अव्यय और निपात। इसके साथ साथ काफ़ी और कुछ सीखने को हमें मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये पहला जो पॉइंट है हमारा, ये क्रिया का मूल रूप जो होता है वो धातु होता है। ये सारे नोट्स जो है हैंड रिटन नोट हैं। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो लास्ट में हम टेलीग्राम देंगे, उससे जो है आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा नोट पॉइंट है इसमें दिया है क्रिया का मूल रूप होता है धातु। धातु जो है क्रिया का मूल रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिया। क्रिया की डेफिनेशन जो होती है, परिभाषा। क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। कोई भी शब्द है उससे किसी कार्य का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? ये हमारी क्रियाएं हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे है धातु। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो उसका मूलांश होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे चलना एक क्रिया है और चल क्या होता है? चल एक धातु है। इसी तरह उठना एक क्रिया है, उठ धातु है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। धातु पहचानने का सरल तरीका है। धातु को पहचानने का एक सरल तरीका है। वो तरीका क्या है कि किसी भी शब्दांत में अगर ना लगा दें तो वो क्रिया बन जाती है। किसी भी शब्दांत में, कोई शब्दांत है जैसे, तो शब्दांत क्या हो सकता है? मूल शब्दांत ये हो सकता है चल एक शब्दांत है। इसमें कोई वो ना लगा दे तो ये क्रिया बन जाएगी। चल से चलना हो गया। शब्दांत जो है हमारा चल है, इसमें क्रिया ना लगा देने पर चलना हो गया। ठीक है, उसके बाद में आते हैं धातु। धातु के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? मूल और यौगिक। ये दो भेद होते हैं धातु के। मूल भेद जो होता है वो स्वतंत्र होता है, जिससे किसी अन्य पर निर्भर नहीं होता है। जो मूल रूप होता है, मूल धातु होती है, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। जैसे जा, खा, पी, रह, ये सब जो है अपने स्वयं में एक मूल धातु हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। इसके बाद में यौगिक है। यौगिक जो होता है ये मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। मूल धातु में कोई प्रत्यय लगाए तो जा है, जा में ना जोड़ देंगे तो जाना हो जाएगा। ये हमारे यौगिक धातु हो जाएगी। जा में ना जोड़ने पर यौगिक धातु बन जाएगी जाना। ठीक है, उसके बाद में मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती। ठीक है, उसके बाद में क्रिया के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या होते हैं और अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। इससे पहचानने का एक आसान तरीका है कि क्रिया जो सकर्मक क्रिया जो होती है, क्रिया में एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें जो क्रिया होगी, क्रिया में कौन क्या लगाकर अगर प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर मिले तो सकर्मक। अगर क्रिया में कौन क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे, अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक, नहीं तो अकर्मक। अब जो उत्तर मिलेगा वो हमें कर्म में मिलना चाहिए। सकर्मक है ना, तो उत्तर कर्म में मिलना चाहिए। उत्तर कर्म में मिलेगा तो सकर्मक होगी। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देना, लेना आदि। जैसे एग्जाम्पल के लिए, बंदर लड़की को देख रहा है
तो बंदर क्रिया क्या है इसमें, क्रिया देखना होगी, क्रिया देखना होगी, क्रिया में क्या लगाएंगे, तो क्या देख रहा है, लड़की को देख रहा है, तो हमें उत्तर मिल गया है, क्या लगाने पर उत्तर मिल गया है, क्या देख रहा है, लड़की को देख रहा है, तो ये हो गई हमारी सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि धातु में जो है, अब ये तो आपको बता चुके हैं, धातु में ना प्रत्यय लगाने थे क्रिया का निर्माण होता है, ये चीज़ आपको अभी पहले बता चुके हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे अकर्मक क्रिया, ये जो अकर्मक क्रिया है इसमें कौन क्या लगाएंगे तो उत्तर हमें कुछ नहीं मिलेगा, कौन क्या लगाने पर हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा, उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया। जैसे वह रोता है, तो क्या रोता है, कुछ रोता है, नहीं तो कुछ नहीं, तो कोई आंसर नहीं मिल रहा है। तो रोना, चलना फिरना, दौड़ना, ये जो है इसके उदाहरण है। चलना फिरना दौड़ना, क्या चलता है पता नहीं चलता, क्या फिरता है पता नहीं क्या फिरता है, दौड़ता क्या दौड़ता है पता नहीं क्या दौड़ता है, तो क्या रोता है पता नहीं क्या रोता, क्या हंसता है पता नहीं क्या हंसता। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। एक चीज़ और याद रखना इसमें कि जो नोट में जो दिया हुआ है, जिसके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है अकर्मक। जिसके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक, कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो अकर्मक होती है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। हाँ, अब प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद जो होते हैं वो दिए गए हैं। पहला जो है इसमें सामान्य क्रिया है। सामान्य क्रिया वह होती है जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है, जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है सामान्य क्रिया होते हैं। जैसे एक क्रिया मतलब आप आए, आना, इसमें क्या हो गया, एक क्रिया हो गई। इसे वह नहाया, तो उसमें नहाना एक ही क्रिया है, इसमें और कोई क्रिया नहीं है। इसका मतलब जो है ये सामान्य क्रिया है, इसमें केवल एक क्रिया होती है, सामान्य क्रिया है। ठीक है, उसके बाद में सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायक होते हैं। अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायक होते हैं, इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। कि जो है ये मुख्य क्रिया के सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायक होते हैं, इसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, मैं घर जाता हूँ, इसमें मुख्य क्रिया क्या हो गई, जाना मेन वर्ब हो गया मुख्य क्रिया। हूँ क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये जो है हेल्पिंग मेन वर्ब के जो है मेन वर्ब को बता रहा है। इसी सेंटेंस को आप इंग्लिश में समझते हैं हम लोग, चलिए ठीक है। ये मैं घर जाता हूँ, इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा, आई एम गो टू होम। ठीक है, इसका इंग्लिश सेंटेंस आई एम गो टू होम होगा। तो इसमें आई एम क्या होगा, आई एम हूँ हो गया। तो हूँ का मतलब जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और गो जो होता है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं घर जाता हूँ, तो जाना हो गया मेन वर्ब हो गया, और हूँ हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे जो है नोट में दिया गया है कि जब भी सहायक क्रिया को देखना हो तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपको इंग्लिश में समझ में आता है तो उसी से आप इसे रिलेट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे वह हंस रहा है, ही वर लाफिंग, वह हंस रहे थे, वह हंस रहे थे, इसका इंग्लिश होगा ही वर लाफिंग, लाफिंग। तो लाफिंग जो होता है वो लाफ मतलब इसमें जो क्रिया होगी वो हंसना क्रिया जो है, ये हंसना क्रिया है, हंसना। तो हंसना क्रिया है, किसके बारे में बता रहा है, वर क्या होगा इसमें हेल्पिंग वर्ब।
तो वर मतलब रहे थे, रहे थे इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, मतलब सहायक क्रियाएँ हो गई, ये मेन क्रिया हो गई। तो इसी तरह से आप समझिए। अब अगला देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होते हैं? जिसमें दो कर्म होंगी वो द्विकर्मक हो जाएगी। जिसमें जैसे इसमें जिसमें दो कर्म हो वो दो द्विकर्मक होगी। जैसे मोस्टली यूज वर्ड्स, जो कॉमनली वर्ड यूज होते हैं इसमें द्विकर्मक क्रिया में, वो कौन कौन से वर्ड होते हैं? भोजन, देना, लेना, बताना, पढ़ाना, खरीदना, बेचना आदि। कौन कौन से होते हैं? भोजन, देना, लेना, बताना, पढ़ाना, खरीदना, बेचना आदि। ये कैसे हम समझेंगे? भोजन जो है किसी न किसी के द्वारा किया जाएगा, तो उसमें कर्म होंगे दो। जैसे देना, देना किसी को दोगे आप, देना मतलब किसी दूसरे को देना, तो किसी दूसरे कर्म को देना होगा। लेना किसी से लेना होगा, तो किसी कर्म से लेना होगा। ऐसे ही बताना किसी को बताना होगा, पढ़ाना किसी को पढ़ाना होगा, खरीदना किसी से खरीदना होगा, बेचना किसी को बेचना होगा। ये सारी जो है क्रियाएं द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ये पढ़ाना आ गया। पढ़ाना किसी के द्वारा किसी को, जैसे अध्यापक के द्वारा छात्र को, द्विकर्मक क्रिया हो गई। इसमें कर्म क्या होगा? पहला कर्म होगा छात्र, दूसरा होगा हिंदी। अध्यापक ने पढ़ाया, पहला कर्म छात्र, क्या पढ़ाया, किसको पढ़ाया? छात्र को। क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाया। तो इसमें दो कर्म हो गए, इसलिए ये दो कर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चौथे नंबर पे है हमारी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब कोई क्रिया दो अथवा अधिक क्रियाओं के संयोग से निर्मित या साथ साथ प्रयोग हो। जब कोई क्रिया दो अथवा अधिक क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो या साथ साथ प्रयोग हो, तो उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। ठीक है, कविता महाभारत पढ़ने लगी, संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दो अथवा अधिक क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो। कौन कौन सी? एक पढ़ने, एक लगी, दो संयुक्त क्रिया है, तो ये हमारी दो क्रियाएं हैं, तो ये संयुक्त क्रिया हो गई। कविता महाभारत पढ़ने लगी। उसके बाद में आ जाइए नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया वह क्रिया होती है जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है। जो क्रिया बनती है, सॉरी इसमें मिस्टेकन लिखी है। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो क्रिया बनती है वह नाम धातु कहलाती है। वह नाम धातु कहलाते हैं। जैसे नाम प्लस धातु को मिलाकर जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। सीधी सी बात है, जो नाम और धातु के साथ मिलकर बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब नाम और धातु के साथ मिलकर कौन कौन सी बनती है? जैसे शर्म एक नाम है, ठीक है, आना एक क्रिया है, तो शर्म आना से शर्माना हो गई। ये जो है आपकी नाम धातु क्रिया हो गई। जैसे लोभ, लोभ एक नाम है, नाम मतलब नाउन है, आना एक क्रिया है, तो लोभ और आना मिलकर लुभाना हो गया, तो ये जो है आपकी नाम धातु हो गई। आइए आगे देखते हैं। आगे है पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्णकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया शुरू कर दे। जब कोई करता है एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण, उसमें टाइम का गैप नहीं होना चाहिए, बीच में टाइम का। पुजारी ने नहाकर पूजा की, नहाकर उसके बाद टाइम गैप नहीं हुई तो पूजा शुरू कर दी। वह आते ही, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? वह आते ही सो गया, आया तुरंत सो गया। तो जब टाइम का गैप नहीं होगा तो हाँ पूर्णकालिक क्रिया होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? ये प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वह क्रिया जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उससे कार्य
करने के लिए प्रेरित करता है। वह क्रिया जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करते किसी अन्य से कार्य करवाता है, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे इसमें एक दो पॉइंट और दिए हुए हैं कि अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। और प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है इसमें आना या लाना या वाना ये 3 सेंटेंस मोस्टली आते हैं, आते हैं 3 सेंटेंस, 3 वर्ड आते हैं। इसमें से जो आना या लाना होगा ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी, जबकि वाना जो होगा ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। आना या लाना जोड़ने से प्रथम की प्रेरणार्थक क्रिया बनती है, जबकि वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखवाना, वाना दिया है तो द्वितीय है हो गई है, वाना ये द्वितीय हो गई, वाना ये द्वितीय हो गई। जबकि सुनाना, आना इसमें आ रहा है, आना हो गई तो ये फर्स्ट हो गई। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद में आइए अब वाच्य के बारे में पढ़ते हैं। वाच्य को जैसे इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। वॉइस के बारे में इसमें कृतवाच्य होता है, मतलब कृतवाच्य मतलब एक्टिव वॉइस, और अकृतवाच्य होता है। अकृतवाच्य के भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, ये हो गए। जो कृतवाच्य होता है कर्तृवाच्य, कर्तवाच्य की भी जो है इसमें कर्म के प्रधानता, कर्ता के प्रधानता होते हैं, कर्ता के प्रधानता होते हैं, उसे कृतवाच्य कहते हैं। जबकि कर्मवाच्य जो होता है पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस होता है, ये पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जो है कर्म की प्रधानता होती है, इसे कर्मवाच्य कहते हैं। भाववाच्य में इम्पर्सनल वॉइस होता है, इसे भाववाच्य को इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। इसमें क्रिया की प्रधानता होती है। ठीक है, अब आइए एक एक करके देखते हैं इन सभी को। जैसे कृतवाच्य मतलब कर्ता के जो है प्रायोरिटी होगी, प्राथमिकता होगी। जैसे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, ये तो हम बता चुके हैं आपको कि कर्ता के प्रधानता का बोध होता है। सकर्मक और अकर्मक, ये चीज़ याद रखने वाली है कि ये चीज़ आप लोग याद रख लेना कि सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। जो कृतवाच्य होता है सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। ठीक है, लिंग और वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं। लिंग वचन इसके जो होते हैं कर्ता के अनुसार होते हैं कृतवाच्य के। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है? साधारण वाक्य होता है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस होगा। कृतवाच्य जो होगा कृतवाच्य, ये नॉर्मल एक सेंटेंस होगा। जैसे राम जाता है, वह खाता है, ये नॉर्मल से सेंटेंस हो गए। ठीक है, राम ने दूध पिया। ठीक है, सीता गाती है। ठीक है, और इसमें कृतवाच्य में मोस्टली सक यूज होता है। जैसे सकना लास्ट में, वाक्य के लास्ट में अगर सकना, सकता, सका, इस टाइप के वर्ड लास्ट में आ गए। ठीक, वह नहीं जा सका, इस टाइप से सेंटेंस आएंगे। वह जा सका, निगेटिव इसमें नहीं आएंगे, इसमें पॉजिटिव ही मोस्टली वर्ड आते हैं, निगेटिव सेंटेंस नहीं आते हैं। निगेटिव जो है वो आपके भाववाच्य में आएंगे, जो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, कर्मवाच्य जो होता है वो पैसिव वॉइस होता है। कर्मवाच्य पैसिव वॉइस होता है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। ठीक, वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है, इसमें सकर्मक क्रिया से बनता है। ये चीज़ जो है किस क्रिया से कौन सा वाक्य बनता है, ये चीज़ आप लोग ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि ये जो है कर्तवाच्य होता है ये सकर्मक और कर्मक दोनों से बनता है, जबकि कर्मवाच्य होता है सकर्मक क्रिया से बनता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। ये जो कर्मवाच्य होता है ये क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। ठीक है, उसके बाद में इसके द्वारा, इसमें से या के द्वारा वाक्य के बीच में आता है। इसमें से या के द्वारा से वाक्य जुड़े होते हैं। सेंटेंस को जोड़ने के लिए से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह काम राम के द्वारा किया गया, ये कर्मवाच्य हो गया।
उसके द्वारा खाना खाया गया, ये कर्मवाच्य हो गया। ठीक है। मुझसे खाना नहीं खाया जाता, ये कर्मवाच्य हो गया। पत्र लिखा गया, पत्र लिखा गया आप लोगों को देखने में लगेगा कि एक कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, कृतवाच्य नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं ना कि इसमें कर्ता जो है वो कर्ता का लोप होता है। कर्ता का लोप, जैसे पत्र लिखा गया, पत्र लिखा गया इसका मतलब किसी के द्वारा तो लिखा गया होगा, तो किसके द्वारा लिखा गया ये पता नहीं, तो कर्ता या कर्ता का यहाँ पे लोप है, तो कर्ता का लोप होगा जो है वहाँ पे कर्मवाच्य होगा। ठीक है। आगे देखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य जो है क्रिया की प्रधानता का बोध हो, यह वाच्य अकर्मक, ये ध्यान रखने योग्य है, क्रिया की प्रधानता का बोध हो, यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है, अकर्मक क्रिया से बनता है। ठीक है। इसमें एक पॉइंट दिया गया है कि सभी वाक्य प्रायः जो है नकारात्मक होते हैं, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि सभी वाक्य इसमें भाववाच्य, भाववाच्य जो होता है इसमें सभी वाक्य लगभग नकारात्मक होते हैं, नकारात्मकता का बोध होता है, तो वहाँ पे भाववाच्य होगा। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ये जो है ये जूनियर असिस्टेंट 2022 वाला जो हुआ था, अभी 2023 में शायद 27 या 29 अगस्त को हुआ था पेपर, उसमें पूछा गया था कि ये सेंटेंस दिया गया था, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा है, तो ये भाववाच्य होगा। जैसे कि आप लोगों को पहले बताया अकर्मक से बनता है, तो अकर्मक से जो बनता है, ये आप लोगों को ये बताया अकर्मक से बनता है, ये भाववाच्य है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कीवर्ड को ध्यान रखिएगा, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, किसका, भाववाच्य का। भाववाच्य का एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे अब मुझसे रहा नहीं जाता, निगेटिविटी आ गई। गौरव से सोया नहीं जाता, निगेटिविटी आ गई, मतलब नकारात्मक वाक्य आ गया बीच में, नकारात्मक वर्ड। ठीक है। उमा से रहा नहीं जाता, ये आया था यूपीपी में 17 तारीख को जो पेपर हुआ था, 17 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में इवनिंग में, उसमें आया था उमा से रहा नहीं जाता, उमा से रहा नहीं जाता, तो इसमें भाववाच्य था। ठीक है। तो ये निगेटिविटी वाले जो वाक्य होते हैं ये भाववाच्य होते हैं। अब आपको हम वाच्य को शॉर्ट में बता देते हैं। ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई नॉर्मल सेंटेंस हो वहाँ पे कृतवाच्य होगा, अगर काम किसी के द्वारा किया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे होगा आपका कर्मवाच्य। नॉर्मल सेंटेंस हो, ठीक है, तो वहाँ पर कृतवाच्य होगा, किसी के द्वारा किया जाए तो कर्मवाच्य होगा, और नकारात्मकता का भाव आए, नकारात्मकता का भाव आए यानी कि निगेटिव सेंटेंस हो, तो वहाँ पे निगेटिव हो तो वहाँ पे जो है आपका भाववाच्य होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। बस पूरा वो जो है वाच्य इसी 3 वर्ड पे डिपेंड है। ठीक है। उसके बाद में आइए आपको बताते हैं काल के बारे में। एक आप लोगों के एग्ज़ाम में जो यूपी ट्रिपल या पुलिस वगैरह जो है, इसमें इतना ही पूछता है कि निम्न में से कौन सा काल है, या निम्न में से भूतकाल कौन सा नहीं है, या वर्तमान काल कौन सा नहीं है। ठीक है, ऐसे पूछता है। जैसे ऑप्शन में देगा सामान्य, आसन्न, अपूर्ण, पूर्ण, इसमें कौन सा जो है भविष्य काल का नहीं है, इस टाइप से भी पूछ लेता है। ठीक है। और उसके बाद में सेंटेंस भी दे देता है कि निम्न में से कौन सा सेंटेंस किसका है, या निम्न में से जैसे सीता गई, एक सेंटेंस देता है सीता गई, तो किसका है, ये सामान्य भूत का है, वाक्य पहचानने के लिए भी दे देता है। ठीक है। हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है। जैसे सामान्य को जो कहते हैं वो इंग्लिश में इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है। आसन्न को क्या कहते हैं, रिसेंट पास्ट कहते हैं। अपूर्ण क्या कहते हैं, अपूर्ण को कहते हैं कंटिन्यूअस। पूर्ण को क्या कहते हैं, परफेक्ट।
और उसके संदिग्ध को क्या कहते हैं, डाउटफुल कहते हैं। हेतु हेतु मत को क्या कहते हैं, कंडीशनल। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसे हेतु हेतु मत कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। भूतकाल के जो होते 6 भाग होते हैं, जबकि वर्तमान काल के 5 भाग होते हैं, भविष्य काल के 3 भाग होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद में वर्तमान काल, ये 5 होते हैं। ठीक है, सामान्य, संभाव्य, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध। ठीक है, ये 5 होते हैं। भविष्य काल, सामान्य, संभाव्य, हेतु हेतु मत, ये 3 होते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि जो है एग्जाम्पल, ये भूतकाल के सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए भूतकाल, ठीक 6 एग्जाम्पल्स दिए गए। सामान्य भूतकाल क्या होता है, सीता गई, मतलब सीता गई तो सामान्य भूतकाल हो गया। ठीक, आसन भूत क्या होता है, रिसेंट पास्ट होता है। रिसेंट पास्ट मतलब सीता गई है यानी कि अभी अभी गई है, ये रिसेंट पास्ट। अपूर्ण क्या होता है, अपूर्ण सीता जा रही है, मतलब अभी गई नहीं, जा रही है, रास्ते में ही है, तो वहाँ पे अपूर्ण भूत होगा। ठीक है, उसके बाद में आइए पूर्ण भूत। पूर्ण भूत मतलब होता है जा चुकी है, ये घटना पुरानी हो चुकी है। वहाँ पे जैसे सीता गई थी, कब गई थी पता नहीं, लेकिन गई थी तो बहुत दिन पहले गई थी, इसका मतलब तो पूर्ण भूत हो गया। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए संदिग्ध। संदिग्ध मतलब डाउटफुल। डाउटफुल का जो है सीता गई होगी, अब ये पता नहीं गई है या नहीं गई है, गई होगी, शायद गई होगी, यहाँ पे संदिग्ध का भाव आ रहा है तो संदिग्ध होगा। ठीक है, हेतु हेतु मत क्या होता है, हेतु हेतु मत होता है जैसे सीता जाती, किसी कारणवश नहीं गई, हो सकता वो जाती। जैसे बारिश होने वाली थी लेकिन हुई नहीं, ट्रेन जा रही थी लेकिन गई नहीं। ठीक है, वर्षा होती तो फसल होती, कंडीशनल, इसे कहते हैं इमेजिनरी सेंटेंस। इमेजिनरी मतलब खुद काल्पनिक वाक्य। काल्पनिक वाक्य जैसे होते हैं उसे हेतु हेतु मत कहते हैं, काल्पनिक वाक्य। जैसे हमारे पास पैसा होता तो हम स्कूल बनवाते, इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगर हमारे हाथ में होता तो हम बचा लेते, इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्या होता है, वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान होता है, संभाव्य होता है, अपूर्ण होता है, पूर्ण होता है, संदिग्ध होता है। ये 5 और सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें सामान्य होता है वह पढ़ता है, पढ़ता है सामान्य वाक्य है, वह पढ़ता हो संभाव्य, इसमें पढ़ता हो, वह पढ़ता है वर्तमान हो गया। संभाव्य का मतलब वह पढ़ता हो, इसमें आप शायद लगा के, शायद वह पढ़ता हो, शायद वह पढ़ता हो तो वह संभाव्य होगा। इसमें पढ़ता हो या शायद वह पढ़ता हो, ये संभाव्य होंगे। ठीक है, अपूर्ण क्या होंगे, वह पढ़ रहा है। जहाँ पे रहा है आ जाए तो अपूर्ण वर्तमान हो गया। रहा है आ जाए अगर तो रहा है अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, उसके बाद में रहा था अगर आ जाए तो अपूर्ण भूत हो गया। ठीक है, पूर्ण वर्तमान क्या होता है, चुका है मतलब पाठ पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, तो पढ़ चुका है वहाँ पे वर्तमान। अगर पढ़ चुका था अगर हो तो वहाँ पे पूर्ण पास्ट यानी कि भूत होगा, पूर्ण भूत होगा। और अगर पढ़ चुका है तो वहाँ पे पूर्ण वर्तमान होगा। ठीक है, इसे आपको रिलेट करके समझ सकते हैं सेंटेंस को। जैसे इसमें आपको देखिए चुका है, ठीक है, तो क्या होगा, सीता गई थी या जा चुकी थी भी इसमें लिख सकते हैं, चुकी थी या गई थी, बात एक ही है। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद में आ जाइए संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान में मतलब वह पढ़ता होगा, अभी पता नहीं कि पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, शायद वह पढ़ता होगा, इसमें संदिग्ध होता है। ठीक है, ये 5 हो गए आपके। उसके बाद में आ जाइए भविष्य। भविष्य में क्या होता है, भविष्य में जो है इसमें 3 दिए, सामान्य, संभाव्य, हेतु मत। राम पढ़ेगा, ये सामान्य हो गया, राम पढ़ेगा ये सामान्य हो गया। ठीक है, लेकिन संभाव्य क्या होगा, शायद राम पढ़े, ये संभाव्य होगा, शायद राम पढ़े, या कह सकते हैं राम पढ़े यानी कि हो सकता है राम पढ़े, यहाँ पे संभाव्य हो गया। उसके बाद हेतु मत, छात्रवत मिले तो राम पढ़े,
ना छात्रपद मिली है ना राम पढ़ा है, छात्रपद मिले तो राम पढ़े। इस तरह से सेंटेंस जो होते हैं वो हेतु हेतु मत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए आप अव्यय। अव्यय क्या होता है? अव्यय जिसका कुछ भी बे ना हो उसे अव्यय कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, जिसका कुछ भी बे ना हो वह अव्यय होता है। अव्यय जो है, जैसे जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह अव्यय होते हैं। ठीक है, उसे अव्यय कहते हैं। लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव ना पड़े उसे अव्यय, वहाँ पे अव्यय होगा। ठीक है, जैसे आज, आज, कल, तेज, धीरे धीरे, अरे, ओ, किंतु, पर, अथवा, ताकि, और, तो, परंतु, इधर, क्यों, जब, तब, अतः, इसलिए आदि। ये जो सेंटेंस होते हैं इन पर काल, कारक, पुरुष, लिंग किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे आज को हम न पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा, या लड़की के लिए यूज होता है लड़के के लिए यूज होगा, सेम ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। राम आज जाएगा, ललिता आज जाएगी, सीमा आज जाएगी। ठीक है, राम कल जाएगा, रोहन कल जाएगा, सीमा कल जाएगी। इसका कोई जेंडर चेंज नहीं होता, न लिंग चेंज, आजो नहीं हो सकता, कलो नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिनका कोई परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई बे ना हो उसे अभिकारी कहते हैं, अव्यय अभिकारी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये अव्यय जो होते हैं 4 प्रकार के, क्रिया विशेषण, समुच्चय, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, ये 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं अव्यय के। ठीक है, इससे डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद में आ जाए निपात। निपात जो होते हैं वो कितने होते हैं? निपात जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। निपात कौन कौन से होते हैं ये पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखिए कि निपात कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, 9 प्रकार के। निपात क्या होता है? जहाँ किसी बात को जोर देकर कहा जाए, इसका लिंग वचन पर कोई प्रभाव ना पड़े, किसी वस्तु पर जोर देकर कहा जाए, जैसे भी वह जाएगा, राम भी जाएगा। भी मतलब जोर देकर कहा जाए, वह जाएगा भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र, ये जो वर्ड हैं ये निपात कहलाते हैं, जिनका लिंग या वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और जिसे जोर देकर कहा जाए। ठीक है, तो ये जो है क्लास यहाँ पे सेशन समाप्त होता है। आप लोग अगर इसका PDF चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, बाकी यहाँ से जो है जितना भी हमने आज कराया है, यहाँ से यूपी के एग्ज़ाम में, यूपी का कोई भी हो, UP हो या UP SSSC हो, इसमें 2 से 3 नंबर का, जिसमें भी 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं। 20 आते हैं तो 2, 30 आते हैं तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हर हालत में मिलने की पूरी प्रबल संभावना है। ठीक है, तो हमारा जो टेलीग्राम नंबर जो है, टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।